नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यमा क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम लोग साइंस देखने वाले। साइंस में भी हम लोग फिजिक्स देखेंगे और बहुत ही इजी वे में हम आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। साइंस को हम इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आपको साइंस दिखेगा कि ऐसे होते हैं और आप आसानी से इस दिमाग में रख सकते हैं। हिंदी को बीच में हमने स्टॉप किया है। हिंदी इसलिए रोके हैं कि हम आपको कुछ प्रीवियस ईयर पिछले साल की क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से आपको लिखने हैं। तो इसलिए अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया है, आज तक आ जाएंगे। तो और आपका बहुत ही शॉर्टली हिंदी का नोट्स तैयार कर रहे हैं और जो भी पेड बैच लिए हैं उन कैंडिडेटों को वो शॉर्टली नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि बहुत कम याद करने पर भी बहुत ज़्यादा नंबर उसको मिल सके। तो इस तरीके से हम उनके लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो जल्द उन सबको वो नोट्स भी मिल जाएंगे और क्लास आप लोगों का हिंदी का कंटिन्यू किया जाएगा। और वही हम बात करें तो जो क्लास नहीं लिए हैं उनका क्लास छूट रहा है, जल्द से जल्द ले लीजिए। लास्ट तक तो आपको क्लास लेना ही पड़ेगा, काहे कि आर्ट्स पेपर है, वो आप खुद से पढ़ नहीं सकते हैं उतना पेपर। हम आपको बहुत ही इजी में समझाएंगे नहीं, जितना हम जैसे कि कोई टॉपिक पढ़ाते हैं उसको पूरा हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको शॉर्टली क्वेश्चन आंसर देंगे, जिससे कि बहुत ही कम याद करना पड़े। लेकिन वो तभी आपके लिए मतलब समझ में आएगा जब पूरा आप पढ़े रहिएगा। तो वो शॉर्टली वाले को आप मतलब कि हम आपको सारे सब्जेक्ट के 2 से 3 पन्ने में सारा वीवीआई क्वेश्चन समेट के दे देंगे, लेकिन वो उन्हीं को मिलेगा जो बैच लिए रहेंगे। तो फटाफट आप लोग बैच ले लीजिए और इस नंबर पर कांटेक्ट करें 70 50 87 29 96। आपको सारा कुछ भेज दिया जाएगा। अभी क्लास आपको ज़्यादा नहीं छूटे हैं, लास्ट तक तो सबको आना पड़ेगा। जितना भी अभ्यर्थी होते हैं मतलब मध्यमा एग्जाम में एग्ज़ाम देंगे इस बार सबको आना पड़ेगा। सब बार ऐसे ही होता, सब बार विद्यार्थी मेरे पास ही आते हैं और जो नहीं मतलब आए थे पिछले बार वो सब लास्ट में बोले थे सर हम फेल हो गए, कम नंबर आया। तो वो सब मतलब कि अब एक्सक्यूज़ नहीं रहना चाहिए। आप लोग मेरे साथ जुड़िए और निश्चित रूप से अपने फर्स्ट डिवीज़न में भी अच्छा नंबर लाइए। अब आपके पास थोड़ा सा समय भी तैयारी को करने को मिल रहा है। जब तक एग्ज़ाम होंगे सारी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से हमने आपके लिए एक एक पॉइंट को टाइप करवाएं, कंप्यूटर से टाइप करवाएं, खुद से टाइप किया हुआ है, देख सकते हैं आप। मतलब कि खुद से हम सारा वस्तु नेस्ट और सारा कुछ खुद से टाइप करवाए हैं। वहाँ पे बैठ के पैसा भी लगा था और इस तरीके से हमने इसको टाइप करवाए। बहुत मेहनत हुई है आप सबके लिए। तो ज़रूर आप लोग इसके पढ़ के मध्यमा पास हो सके, ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि प्रकाश, जैसे आपका सूर्य की रोशनी से आ रहा है या आप यहाँ से टार्च जला रहे हैं, यहाँ से आप टार्च जला रहे हैं या किसी वस्तु पर ये पड़ रहा है, प्रकाश की किरणें यहाँ पर पड़ रही है इस वस्तु पर। यहाँ पे अगर किसी पे पड़ रही है उसको कुछ प्रकाश की किरणें इधर आ जाएगी, मतलब कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब इधर से इधर आ गए। इसी को हम लोग परावर्तन कह देते हैं। क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आती है और किसी परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब बदलाव। जिस पाथ पे यह जा रहा था उससे वो बदलाव हो गया। जैसे कि इस पाथ से आ रहा था, इसको ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीच में एक परावर्तक सतह इसको मिल गया, तो उस कारण से यह अपना पाथ बदल के इधर आ गया। इसको क्या कहा जाता है? परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग परावर्तन समझ गए। अब एग्ज़ाम में अपने भी भाषा में लिख सकते हैं। इस तरीके से हम आपको समझा दिए। अब आपको कोई भी डाउट, कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए प्रकाश के परावर्तन के लिए। अब हमेशा आपको याद रहेगा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, और हमने फिगर से भी समझा दिए कि आप यहाँ से कोई टार्च या कोई चीज़ मोबाइल का फ्लैश जलाते हैं तो ऐसे प्रकाश आता है और ऐसे परावर्तित हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो ये आप समझ गए। और इसमें 2 कोण बनते हैं, जैसे देखिए ये है, उसके बाद ऐसे आया, ऐसे आया, उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ से इधर गया, इधर गया। तो इसके बाद इस बीच में ऐसे हम एक लकीर देते हैं। जैसे क्या हुआ कि रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और एक हम ऐसे किए। तो देखिए ये क्या हुआ कि प्रकाश आई, क्या आया? इधर से प्रकाश आ रहा है,
इधर से प्रकाश निकल रहा है तो दोनों और इस बीच में जो अभिलंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, बीच में लंब डाल देते हैं दोनों के बीच में, तो अभिलंब ये दोनों कोण को बराबर भाग में बांट देता है। क्या में, बराबर भाग में। एक को आपतन कोण कहते हैं जिसको आई से डिनोट करते हैं, एक को परावर्तन कोण कहते हैं जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को जो भाग, दोनों को बराबर भाग में ये बांट देता है। तो क्या होता है कि दोनों एंगल क्या होती है, बराबर होती है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। एक क्या है, एक नियम कहता है कि परावर्तन जो हो रहे हैं वो उस दो नियम के तहत होते हैं। एक नियम कह रहे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये जो कोण है आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये हम आपको समझा रहे हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में सारे लिखित में भी दे देंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव सारा कुछ देख रहे हैं और ये आप लोग मतलब कि समझ सके, ये हम आपको इस तरीके से आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इधर से आ रहा है आपतन, इधर से जा रहा है परावर्तन, और ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है आपस में। तो ये क्या है, परावर्तन का नियम। और परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब एक ही बिंदु पर मिलता है, तो वो क्या है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरे नियम है। तो आप पहला नियम समझ गए, दूसरा नियम समझ गए। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर है। जैसे कि आ रही है जिस एंगल पर प्रकाश की किरणें और निकल रही है, ये दोनों एंगल क्या होती है, बराबर। जितना एंगल से आएगी, जितना कोण से आएगी, जैसे मान के चलो कि 30 डिग्री से आ रही तो 30 डिग्री से ही निकलेगी भी। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग किस लेवल से आते हैं, कैसे तैयारी रहते हैं। इससे पहले आप लोग थोड़ा भी नहीं पढ़ के आए रहते हैं, और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लीजिए। इतनी कम समय का वीडियो बनाते हैं इसीलिए, और धीरे धीरे समय जब नज़दीक आएगा एग्ज़ाम को तो वीडियो लंबा किया जाएगा। तो अभी से आप लोग आदत डालिए। 30 मिनट आप अपने एग्ज़ाम के लिए नहीं दे सकते हैं, 30 मिनट आप लोग देख नहीं सकते हैं। 30 मिनट का वीडियो रहता है मात्र, उससे भी कम बनाते, ताकि आप लोग अभी पढ़ना आदतें नहीं लगा है तो आप लोगों का आदत लग जाए। तो आप ये देख लिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये जो आ रहा है ना, तो इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि कोई दर्पण है, ये परावर्तक सतह दर्पण है, तो यहाँ पर कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनता है ना। तुम जैसे आईना के आगे खड़ा होते हो तो तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है। तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो प्रतिबिंब मतलब दर्पण पर डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब कैसा बन सकता है। वास्तविक भी बन सकता है और वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे यहाँ ऐसे है तो प्रतिबिंब ऐसे बन रहा होगा, या तो इधर वास्तविक बनेगा तो इधर बनेगा, वस्तु के मतलब हमेशा उल्टा बनेगा। और वही कह रहा है कि मतलब दो तरीके से प्रतिबिंब बनता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो वस्तु का हमेशा उल्टा रहेगा। आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनेगा ऐसे, तो वो हमेशा वस्तु के मतलब इस साइड रहेगा तो काल्पनिक होगा, और वो क्या होता है, हमेशा वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। मतलब जिस तरीके से वस्तु रखा जाता है उसी तरीके से बनता है। तो किस पर वास्तविक बनता है, किस पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। एक होता है समतल दर्पण, दर्पण के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एक क्या होता है कि समतल दर्पण, बहुत शॉर्टली में हम आपको बता देते हैं ताकि आपको ज़्यादा मतलब दिक्कत ना हो, और लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग लाएंगे तो उसमें और भी बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग डील करेंगे उसको। तो जैसे ये क्या है कि समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, बराबर। एक दर्पण ऐसे होते हैं, उभरा हुआ रहेगा, एक धंसा हुआ रहेगा। ये उभरा हुआ उत्तल, ये अवतल होता है, ये समतल होता है। तो ये समझ गए आप लोग। दर्पण को 3 प्रकार से बांटा गया। एक समतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह है जिसपे प्रकाश आके वापस आएगी। तो परावर्तक सतह यदि समतल है तो उसको समतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक सतह ये जो है ये उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण। ये धंसा हुआ है, परावर्तक सतह इधर से प्रकाश आ रहा है तो धंसा हुआ है तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए। तो समतल दर्पण के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या कुछ इसमें कह रहे हैं। तो समतल दर्पण देख लेते हैं। ये समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में जैसे यहाँ से आएगा, अगर यहाँ पे हम कोई वस्तु रखते हैं तो ये प्रतिबिंब भी उतने ही दूरी पे जाकर इसके पीछे बनेंगे। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण में क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। जितनी दूरी पर वस्तु का रखेगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनाएगा। मतलब उसका परछाई, मतलब उसका जो प्रतिबिंब ऐनाम बनता है दर्पण में, वो कितना दूरी पर बनेगा, उतना ही दूरी पर बनता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, क्या होता है, ये भी हमको आप लोगों को क्वेश्चन से ही हम लोग सारे समझ लेंगे। उसके बाद पहले पॉइंट समझ लीजिए।
प्रतिबिंब क्या होता है कि दर्पण के हमेशा पीछे बनते थे, हम पीछे बनाए हैं, और वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा है। यदि ऐसे खड़ा है कोई वस्तु मानव है तो ऐसे इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। वही उत्तल दर्पण में उल्टा बन जाता है, ऐसे बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब जैसे वस्तु रखा है, यदि तुमने वस्तु को ऐसे रखे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब भी उसी तरीके से इधर सीधा बनेगा। हाथ ऊपर है तो हाथ ऊपर ही रहेगा। तो ये किस में होता है, और ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक नहीं होता, काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। क्या रखा है कि वस्तु के प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है और आभासी होते हैं। ये सब किस में होता है, समतल दर्पण में। समतल दर्पण आप समझ गए। तो ये नोट्स हमने आपके जो भी पेड क्लास ले लिया है उसके पास भेज दिया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लास ले चुके हैं उसको नोट्स, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स सारा कुछ मिलेगा उसको, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होंगे ही, और आप निश्चित रूप से इसमें अच्छे नंबर से, फर्स्ट डिवीज़न में भी अच्छे नंबर से पास होइएगा। अगला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये क्या है, अवतल दर्पण। ये परावर्तक सतह आप देख सकते हैं धंसा हुआ है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि दर्पण के जो वास्तविक एवं क्या इसका जो प्रतिबिंब जो बनाता है वो कैसे बनाता है, वास्तविक बनाता है, और क्या बनाता है, काल्पनिक बनाता है, सीधा बनाता है, उल्टा भी बनाता है, और दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। मतलब कि अवतल दर्पण में आपको दोनों प्रकार के प्रतिबिंब देखने को मिलेंगे, वास्तविक भी, काल्पनिक भी, और सीधा भी और उल्टा प्रतिबिंब भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमें समतल दर्पण में अभी सिर्फ दर्पण के पीछे काल्पनिक प्रतिबिंब देखने को मिल रहे थे, और उसके बाद यदि हम बात करें तो वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते थे। लेकिन अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक भी और आभासी भी, और उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और हम आपको वो फिगर वाला भी दिखा देते हैं, फिगर भी हम आपको भेज देंगे, फिगर भी उसका भी मेरे पास है, तो वो भी हम आपको दिखा देते, वहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि उत्तल दर्पण आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, और ये दर्पण का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए आप, यहाँ पर हम आएंगे, पहले हम आपको वो जो प्रतिबिंब वाला जो हमने आपके लिए फिगर ड्रॉ किए हैं, अच्छे से बनाए हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं। आप लोग ये समझ सकते हैं, यहाँ पे हमने आपके लिए सारा कुछ लिखे हैं, प्रतिबिंब का परिभाषा भी लिखे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, उसके बाद अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है, और इसका उपयोग क्या है। इतने सारे कुछ, इतने पॉइंट में इस सारे कुछ को हम लोग इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा कुछ हमने आपके यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं, और अच्छे तरीके से हम आपको यहाँ पर समझाने वाले भी हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग देख चुके थे क्या होता है। अब यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, और ये आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके बाद ये थ्योरी है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर इसी से बनेंगे। पूछेगा प्रतिबिंब का परिभाषा दे, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, यही सब क्वेश्चन है, उसी को हम लोग परिभाषा में लिखे। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, अवतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से आप लोग को पूछा जाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दो अंतर बताइए, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, जैसे कि मान के चलिए ये दर्पण है, ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, समझे, और ये मतलब कि लाइन है जो कि जो मुख्य लाइन होती है वो है जिसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ऐसे आ रहा है प्रतिबिंब, ऐसे आएगा। यहाँ एक मतलब प्रकाश की किरणें ये है, दूसरी प्रकाश की किरणें हम इधर से भी दिए, और ये ऐसे जाके यहाँ पे मतलब यहाँ पे कट करेगा,
यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आके यहाँ पर कट करेगा, तो जहाँ पर दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें मिलती है तो वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वहीं पर आपको मतलब कि दर्पण में आपकी परछाई जो होती है, प्रतिबिंब, वो परछाई तो नहीं कह सकते, प्रतिबिंब देखने को मिलती है। जब प्रकाश की दो किरणें मतलब कि जहाँ पर कट करती है, जिस एक्सिस के जिस बिंदु पर या जहाँ पर भी मिलती है, उस बिंदु को ही मतलब क्या कहते हैं, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहे जाते हैं। तो प्रतिबिंब आप समझ गए। जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु स्रोत को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आप प्रतिबिंब को दो प्रकार से बांटे हैं और देख सकते हैं हम कितना आपके लिए सजा के लिखे हैं। प्रतिबिंब को दो प्रकार से बांटा गया है, एक को वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक को रियल इमेज और इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। आभासी को अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहते हैं और इसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो इसका 3 नाम है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं हुई है, आभासी, काल्पनिक और अवास्तविक प्रतिबिंब। तो आभासी कहेगा तो भी वास्तविक तो एक वास्तविक है, और आभासी या काल्पनिक या अवास्तविक आएगा तो तीनों एक ही नाम है। तो आप ये देख लीजिए कि प्रतिबिंब के 2 प्रकार हैं और 2 में से अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, एक होता है कि वास्तविक रूप से नहीं मिलती है, मतलब मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिल नहीं रहा है, लेकिन हम इसको डैश बढ़ाकर दिखाए कि यहाँ पर मिलेंगे तो यहाँ पर इमेज बनेगा। लेकिन जिसमें वास्तविक रूप से कहीं पर मिल जाती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए सकते हैं, यहाँ प्रकाश की किरणें आ रहे हैं, परावर्तक सतह से टकरा के इधर निकल रही, फिर एक प्रकाश की किरणें आ रही है, ये भी परावर्तक के बाद यहाँ निकल रही है, और इसके बाद मतलब कि इधर से भी आ रहे हैं, ये भी ऐसे निकल रही है, ये भी यहाँ ऐसे जा रही है, और सारे इस पॉइंट पे जाकर मिल रही थी। यहाँ पर क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा, और सब रियल में जाके मिल रही है, वास्तव में मिलती है उस पॉइंट पे, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे। और ये दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है। हमने आपको बताए थे कि दर्पण का भी नीचे में चर्चा है, गोलीय दर्पण हमने सारे नोट्स में आपको लिख के दिए हैं, तो उसके बारे में भी जाने थे। वैसे हमने आपको बता दिए थे कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, उत्तल का उठा हुआ आता है, और समतल का प्लेन रहता है। हालांकि काल्पनिक प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर परावर्तन के बाद काल्पनिक रूप से मिलती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये परावर्तक सतह है, ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही है, इस यहाँ से परावर्तित हो रही है। यहाँ पे अभिलंब डाले हैं, जो हमने आपको बताया था अभिलंब क्या है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर हमको मतलब दो जो प्रकाश की किरणें परावर्तक के बाद मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ से आ रही है, इधर जा रही है, तो मिलेंगे ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या किए, इधर से आ रही है तो थोड़ा सा किरण इधर भी आएगा, ऐसा तो है नहीं कि सब इधर चल जाएगा, और थोड़ा सा हम इधर से ये वाला से इधर भी ले लेते हैं, इधर पास होगा तो कुछ इधर भी आएगा। तो इस तरीके से इधर मिलाए तो यहाँ पर जो मिला ये क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। इसको हम लोग डॉट लाइन से दिखाया है ना, लेकिन मिल नहीं रहा है, लेकिन हम लोग इसको बढ़ा के मिला रहे हैं, तो ये मतलब काल्पनिक रूप से हम लोग मान रहे हैं यहाँ पर मिलेगा, तो इसको क्या कह देंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर परावर्तन के बाद काल्पनिक रूप से मिलता है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला है समतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये परावर्तक सतह क्या है, समतल है, ऐसे निकलती है, ऐसे मतलब जा रही है, और इधर मतलब कि आके यहाँ पर मिल रही है, तो ये क्या होता है, समतल दर्पण। तो इसका मतलब कि क्या होता है, ये समतल दर्पण एक प्रकाश का अच्छा परावर्तक भी माना जाता है। यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, नीचे बन रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और हमने ऊपर में पॉइंट में भी देखे थे। और समतल दर्पण के बारे में हमने एक और उसका विशेषता बताई थी कि इसकी जितनी दूरी पर वस्तु रखिएगा उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब भी बनते हैं। मतलब कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी किस दर्पण में बराबर होती है, तो ये आपके समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हालांकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और वस्तु की अपेक्षा सीधा और आभासी होता है। मतलब प्रतिबिंब क्या होता है इसका, समतल दर्पण का, कि दर्पण के पीछे बनता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दर्पण के पीछे बन रहे हैं, और क्या कर रहा है कि वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, सीधा ही होते हैं, और आभासी मतलब पीछे बन रहा है तो हम लोग काल्पनिक रूप से मिला रहे हैं,
तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अब आप लोग काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब समझ गए, वास्तविक प्रतिबिंब भी आप समझ गए। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट में हम इस तरीके से आपको नोट्स बना के हम आपको समझाएंगे, जैसे कि वो टाइप किया हुआ भी आपको मिलेगा और नोट्स बना हुआ भी मिलेगा, जिसमें कि आपको एक्सप्लेन करके हम आपको बता रहे हैं। अब आ रहे हैं हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, होगा तो हम लोग कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे। और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को उब जाते हैं, तो इसलिए हम लोग होगा तो कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे। गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण क्या है? किसी एक खोखले गोले का भाग होता है। जैसे कि ये खोखला गोला लिए, इसको बीच से कट किए, इधर से जो आया ये क्या हो गया? इसका उठा हुआ है परावर्तक सतह, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। इधर वाले भाग में देखिए धंसा हुआ है परावर्तक सतह, यहाँ पर आएगा ना प्रकाश की किरणें, तो परावर्तक सतह क्या है? जिससे परावर्तित होगी किरणें, उसको परावर्तक सतह कहते हैं। तो धंसा हुआ है परावर्तक सतह इसका, तो ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो गया। तो अब आप मतलब कि कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो जैसे कि ऐसे रहेगा तो उत्तल हो गया, उठा हुआ है तो उत्तल हो जाएगा, धंसा हुआ है तो अवतल हो जाएगा, और समतल प्लेन होता है उसका परावर्तक सतह। अब आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होइएगा। और इसके जो दूसरी भाग होता है उसको मतलब कोई किसी चीज़ से कलाई या रजित कर दिया जाता है, ताकि ये नहीं कि प्रकाश पास होकर निकल जाए। और उसमें मतलब कि यदि गोला का भाग है तो उसमें सेंटर भी बनेगा, क्योंकि गोला क्या है? एक सर्किल का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि सेंटर भी बनता है, और क्या होता है कि त्रिज्या भी बनती है। यहाँ पर मान के चलो सेंटर बना, यहाँ ये सेंटर हुआ, बीच में सेंटर हुआ, यहाँ से यहाँ सेंटर से जो परिधि तक के बीच की दूरी होती है वो क्या होती है? त्रिज्या होती थी। ये क्या है? त्रिज्या है। तो वही क्या है? यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर क्या है? सेंटर है। इसमें सेंटर और फोकस का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो उत्तल दर्पण में इधर बन जाएगा और अवतल में आगे बनेगा, क्योंकि इसका गोला ऐसे बनेगा, इसका गोला ऐसे बनेगा, तो इसका इधर बनेगा, इसका इधर बनेगा। तो ये समझ गए? तो ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इसमें अब आपको किसी भी अभ्यर्थी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। किसी को भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं, हम आपको कन्फ्यूजन दूर करेंगे। और संडे को आप लोगों का लाइव क्लास रखा जाएगा, जिसमें कि कोई भी डाउट रहेगा तो वो हम आपको बताएंगे। ठीक रहेगा? जितना भी कैंडिडेट रहेगा सबको हम बता देंगे, लाइव क्लास रहेगा, और उसमें किसी को भी कोई भी डाउट रहेगा तो उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, सारा कुछ आपको हम बताएंगे। कह रहा है कि अवतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? अंदर की ओर रहता है। अभी देखें कि अवतल दर्पण क्या है कि जिसका परावर्तक सतह क्या है? अंदर की ओर रहता है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण उठा हुआ है तो उसका परावर्तक सतह क्या होता है? यदि उठा हुआ है तो वो क्या होता है? उत्तल दर्पण। यदि परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो मतलब कि वो अवतल दर्पण हो गया, अंदर की ओर है। तो यदि परावर्तक सतह उठा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो अवतल, उत्तल, समतल दर्पण में आपको अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमने आपको जितना भी बताया उसको 1-2 बार वीडियो को देखिए। आपको ये नोट्स मिल रहे हैं, जो भी क्लास ले लिया है उसको नोट्स सारा कुछ मिल जाएगा, और वो लोग को रिवाइज एक बार आप लोग इससे कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको और डील कर लेंगे। थोड़ा सा बच रहा है, इसको यदि हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग ज़्यादा लगने लगेगा। जैसे कि इसमें दिया है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में धीरे धीरे हम लोग का क्लास का जो टाइमिंग है वो बढ़ेगा ही, मतलब कि ज़्यादा देर हम लोग रखेंगे, क्योंकि तभी हमारा सिलेबस कवर हो पाएगा और सारे कुछ हम आपको कवर करके देंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक, काल्पनिक, सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसको कल भी रिवाइज करेंगे हम लोग। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल में दोनों बनता है, वास्तविक भी, काल्पनिक भी, सीधा भी, उल्टा भी। उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा। अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये भी एक्सप्लेन करेंगे हम। और उत्तल दर्पण की त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है। जैसे कि ये क्या है कि उत्तल दर्पण अंदर की ओर है तो वो क्या हो गया? धनात्मक हो जाएगा। फोकस और त्रिज्या ये इधर की ओर है, ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वही यदि हम बात करें तो उत्तल दर्पण की, हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, छोटा
बड़ा, छोटा एवं बराबर तीनों प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण में तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वो हम आपको दिखाएंगे। नीचे में वो दिया गया है, कब कैसे कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर दिया गया है। तो अवतल दर्पण में तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के से बड़ा भी, छोटा भी, बराबर भी, तीनों प्रकार के बनता है। वही यदि हम बात करें तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा या बराबर बनता है, बड़ा कभी नहीं बनता है। मतलब या तो छोटा बनेगा या बराबर बनेगा। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। कोई भी डाउट रहेगा तो कल के क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। और वही यदि हम बात करें तो इसका उपयोग और कौन वस्तु को कहाँ पर रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो हम लोग कल देखेंगे। इसके लिए हम लोग का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग उब जाते हैं, क्योंकि